हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है उसके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज जो दी हुई है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस देख लेते हैं। आधे क्वेश्चंस आज हम कर लेंगे इस वीडियो में और बाकी जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उस वीडियो को भी आगे देख सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली इस वीडियो में। तो क्वेश्चन आप बुक के अंदर देख सकते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें दिया है कि आपको अरेंज करना है फॉलोइंग मेटल्स। तो मेटल्स को आपको अरेंज करना है। मेटल्स आपको दिए हुए हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। ये है आपके मेटल। ठीक है, 5 मेटल हो गए। इन द ऑर्डर इन विच, एक ऑर्डर में अरेंज करना है जिसमें कि ये एक दूसरे को अपने सॉल्ट सोल्यूशन में से जो है डिस्प्लेस कर पाए। तो यहाँ पे आपको इनका ऑर्डर बताना है। ठीक है, इसने बोला कि डिस्प्लेस कर पाए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे आपने पढ़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपली क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो वो उसको हटा के अब खुद उसकी जगह पर आएगा बेसिकली, है ना। यही तो होगा। आप ऐसे देख सकते हो, अब कोई जैसे एक ही सीट है मान लो, तो वहां पर कोई पतला सा बंदा बैठा है और कोई मोटा सा हट्टा कट्टा सा एक आदमी आता है, तो वो आसानी से उसको धक्का देके वहां से हटा सकता है और खुद वहां पर आराम से बैठ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आती है रिड्यूसिंग पावर की बात, किसकी कितनी है। और उससे हम देखते हैं किससे, जो हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज एक टेबल दी हुई है ना हमें बुक के अंदर, उनकी जो वैल्यूज हैं उस पूरी टेबल का ही हमको यूज आता है। वहां से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि और कुछ आपको इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है, सिर्फ यही मेटल्स दिए हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बता रखी है, तो आप पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं जाकर, कैसे याद करनी है। ठीक है, तो मतलब उससे ना आइडिया लग जाता है आपको कि कौन सा मेटल कितना ऊपर आता है, किसके बाद में आता है, पहले आता है। तो वो आपको याद करना काफी जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप इसको जब अरेंज करेंगे तो आंसर में आपके पास में सबसे पहला आएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, कॉपर। ये आपका इसमें ट्रेंड रहेगा ऑर्डर का जो रहेगा। अब ये आएगा कैसे, हम वो देख लेते हैं। इसने कहा ना कि एक दूसरे के सॉल्ट सोल्यूशन में से जो डिस्प्लेस कर पाएगा उस ऑर्डर को बताना है। अब जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसमें आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज दी हुई हैं, अगर आप उस टेबल को निकाल के देखोगे तो वहां पर आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा। आयरन, फिर कॉपर। ठीक है, तो जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो तो नीचे जाने पे बढ़ रहा है एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे यहाँ जाने में आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो इस तरफ बढ़ती है। ठीक है, मैंने लिखा है कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ, और ये मैंने ऑर्डर में लिखे हैं। जो एलिमेंट्स, जो मेटल्स मेरे को दिए हुए थे उनको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा दिया एक लाइन के अंदर। अब आप देख सकते हो कॉपर का सबसे पॉजिटिव होता है बाकी सबके मुकाबले। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की मैं बात कर रही हूँ, आप टेबल निकाल के वहां से भी टैली कर सकते हो, तो आपको साथ साथ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैंने जैसे मान लो मैंने कोई रिएक्शन ली, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर जिंक की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपर है, ये जिंक है, तो मेरे पास में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो वो तो सोल्यूशन हो गया। अब इसमें डिस्प्लेस कराने के लिए मैंने यहाँ पर जो है एक रॉड अटैच कर दी। रॉड मान लो मैंने ली किसकी, जिंक की। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ये तो आपने पढ़ भी रखा होगा। तो क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर 2+ आयंस हैं, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 में है, तो वो जाएगा किसमें, कॉपर 0 में। तो यहाँ से कॉपर 2+ कॉपर 0 में जा सकता है। और ये जो आपका जिंक रॉड है इसमें आपका जिंक सॉलिड फॉर्म में है, मीन्स वो 0 स्टेट में है, तो वहां से वो जो जिंक है 0 स्टेट वाला वो जाएगा कहाँ, सोल्यूशन में, +2 स्टेट में, और वो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। अगर रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन हो जाएगी, पहले मेरे पास में कॉपर सल्फेट था, जिंक की रॉड डाली मैंने उसमें, ये स्टेट में यहाँ पर भी मेंशन नहीं कर रही हूँ, वैसे मेंशन की जाती है इसके अंदर। तो क्या दे देगा आपको, जिंक सल्फेट दे देगा और कॉपर मिलेगा, है ना। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है। जिंक ने क्या किया, कॉपर को उसके सोल्यूशन में से, जो उसका सॉल्ट सोल्यूशन था उसमें से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ गया। अब ये जो चीज है ये कौन कौन कर पाएंगे आप, ये देखिए। अगर हम बात करते हैं कॉपर की,
ठीक है, अब हम बिल्कुल मुद्दे की बात करते हैं इसमें, टू द पॉइंट। मैंने इसमें जो है कॉपर को सेट कर दिया, ठीक है। कॉपर के साथ में जिंक अगर मैं डालती हूँ तो क्या वो डिस्प्लेस कर पाएगा? कॉपर को कर देगा। अगर ऐसे ही मैं एल्यूमिनियम लेती हूँ कॉपर के साथ में, तो एल्यूमिनियम भी क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी कर देगा। आयरन है, आयरन भी कर देगा। मतलब ये है कि कॉपर के जितने भी ये नीचे आ रहे हैं ना कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले, वो सारे कॉपर को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉपर +2 से 0 में लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉपर के ऊपर वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे। कैसे बोल रहे हैं इस चीज को? कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना। तो रिडक्शन उसी का होगा जिसकी E0 वैल्यू हाई होगी। यहाँ पर सबसे हाई किसकी है? सबसे हाई किसकी है? कॉपर की। तो यानी कि कॉपर के साथ में मैं नीचे वाले जितने भी मेटल्स ले लूं वो सब होंगे सिर्फ ऑक्सीडाइज ही, है ना। क्योंकि कॉपर के यहाँ पे सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसी में टेंडेंसी है खुद को रिड्यूस करवाने की। उसके नीचे जितने भी होंगे कॉपर से तो कम ही होगी, उनकी नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, लेकिन कॉपर से कम ही रहेगी। तो उन्हें क्या होना है? सिर्फ ऑक्सीडाइज। तो इसीलिए जिंक जाएगा जिंक 2+ में। एल्यूमिनियम लेते हो तो एल्यूमिनियम जाएगा एल्यूमिनियम 3+ में। तो ये आपका एक ऑर्डर आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। इसमें मेरे को बस यही आपको एक्सप्लेन करना था, और बाकी मैंने आंसर तो आपको पूरा ये बता ही दिया है। तो ये ऑर्डर है जिसमें ये एक दूसरे को उनके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। अब जैसे मैं कॉपर का ले रही थी, तो कॉपर के साथ में ये क्या करेंगे? डिस्प्लेस कर देंगे, है ना। क्योंकि कॉपर को तो सिर्फ रिड्यूस होना है, उसका E0 हाई है। और यहाँ पर बाकी मैं जिसको भी डालूंगी वो जिंक से जिंक 2+, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+, ऐसे उसको ऑक्सीडाइज होना है। तो यहाँ पे ये बाकी सारे इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने एल्यूमिनियम लिया तो उसको कौन कौन से डिस्प्लेस कर पाएंगे? सिर्फ एक ही, मैग्नीशियम, ठीक है। डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट को मुझे +3 से किसमें भेजना पड़ेगा? एल्यूमिनियम में, है ना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का रिडक्शन ही होगा, और सिर्फ जो नीचे वाले होंगे उनकी E0 वैल्यू कम होगी, तो वो ही ऑक्सीडाइज हो पाएंगे और ये खुद रिड्यूस होगा। तो ये ट्रेंड इस तरीके से बन सकता है। अब जिंक की बात करते हैं, तो जिंक को कौन कौन डिस्प्लेस कर पाएगा? जो इससे ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जिसकी भी सोल्यूशन की आप बात कर रहे हो, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, एल्यूमिनियम है, जिसके भी आप सॉल्ट सोल्यूशन की बात कर रहे हो, उससे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले सारे डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। ये आपकी मोटी मोटी इसमें बात हो गई। जैसे कि कॉपर का हाई है तो नीचे जिसकी भी लो है वो सारे कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसकी टेंडेंसी हाई है रिड्यूस होने के लिए, इसलिए एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के नीचे वाले, और इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेंड ये बन गया है इसका ऑर्डर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है, दैट इज गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखे हैं। पोटेशियम, मरकरी, सिल्वर, मैग्नीशियम, क्रोमियम, इन सब के आपको दिए हुए हैं। तो पहले हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं इनकी। और हमसे पूछा हुआ है कि हमें इन मेटल्स को अरेंज करना है इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगा देना है। पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वैल्यूज लिख दी हैं, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आप अरेंज कैसे करेंगे इनको। तो यहाँ पर इसको अरेंज करने के लिए एक डायरेक्ट मैं आपको जो है रिलेशन बता देती हूँ। देखो आपकी जो ये रिड्यूसिंग पावर इसने बोली है ना, जो रिड्यूसिंग पावर है उसे आप लिख सकते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, SRP लिख देते हैं इसको शॉर्ट में। अच्छा देखिए, जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है उसकी जस्ट ऑपोजिट होगी। मतलब कहने का क्या है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, सबसे कम होगा, सबसे लीस्ट, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर होगी उसकी, है ना। और इनवर्स है ना रिलेशन, तो जितना ये कम होगा उतना ये अच्छा होगा रिड्यूसिंग पावर। अगर SRP वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू काफी ज्यादा है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी कम हो गई। अब इस चीज को याद रखते हुए आप इन्हें ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। एक बार इसको अरेंज करके देख लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ, हमें करना है इंक्रीजिंग में, तो यानी पहले वो आएगा जिसकी रिड्यूसिंग पावर कम है, इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई किसका है इसमें सबसे ज्यादा जो आप देखोगे तो वो आपको दे रखा है Ag का, ठीक है, यही दिए ना आपको। तो फिर इसमें
आपकी सबसे पहले Ag लिख दीजिए। Ag आपको दिया हुआ है Ag प्लस Ag। अब Ag प्लस के बाद में आपका ये देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम कौन सा है, सबसे कम नहीं, बस इससे कम कौन सा, ये रहा Hg का। तो Hg का इससे थोड़ा सा कम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो यानी इसकी रिड्यूसिंग पावर इससे बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई ना, इनवर्स रिलेशन। तो यहां पर आप लिखोगे Hg2 प्लस और Hg। इससे कम देखो कौन सी है, यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ये आपकी नेगेटिव में है, ये आपकी नेगेटिव में है, ये भी आपकी नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में भी आपकी सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है अभी, ये वाली ना, तो ये आपकी आएगी इसके बाद में, यानी क्रोमियम 3 प्लस 2 क्रोमियम। और फिर इसके बाद में बची अब कौन सी वैल्यू, ये वाली, फिर सबसे नेगेटिव वैल्यू, सबसे पॉजिटिव से जाके सबसे लास्ट वाली पे, तो ये आएगा आपका मैग्नीशियम 2 प्लस मैग्नीशियम, और फिर आएगा K प्लस 2 K। अब इसको हम समझ लेते हैं, मैंने अरेंज तो कर दिया है देखिए, ठीक है, किस पे, इस बेसिस पे कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप जो है थोड़ा, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो आप खुद से दिमाग लगा के यहाँ पे सोच सकते हैं कि इसने मुझे कहा कि रिड्यूसिंग पावर के बढ़ते क्रम में लगाओ इन सबको, कि किसके पास में ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है, किसके पास में सबसे कम है। हमने अरेंज तो कर दिया। अब देखिए कैसे आप पता कर सकते हो, ये जो वैल्यूज हैं इन्हीं से आप बता सकते हैं। जो जिसका आप बताओ मेरे को, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, मान लो कि मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो अगर मेरा रिड्यूसिंग पावर बहुत हाई है, इसका मतलब क्या है कि मैं सामने वाले को बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकती हूँ, है ना। और खुद मेरे में क्या टेंडेंसी है, खुद तो ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो यानी कि जो जिसका रिड्यूसिंग पावर हाई है उसको खुद को क्या होना है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसकी ई नॉट सेल की जो वैल्यू यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है वो लीस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी रिड्यूसिंग पावर हो जाएगी हाईएस्ट। तो रिड्यूसिंग पावर यहाँ पर हाईएस्ट किसकी है, जिसका एसआरपी सबसे कम निकला, यानी कि पोटेशियम वाला, ठीक है। आप थोड़ा जो है इसको एक बार बैठ के सोच सकते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं रिड्यूसिंग पावर मीन्स वो रिड्यूसिंग एजेंट को ही बोल रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस, खुद को ऑक्सीडाइज। अगर मुझे सामने वाले को रिड्यूस करना है तो मेरे को एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब मेरा खुद का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सबसे कम होना चाहिए, तो वो सबसे हाईएस्ट पे आएगा। तो आप उन दोनों चीजों को भी कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका एसआरपी सबसे कम है उसकी हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर होगी, तो उसको तो सबसे आगे लिख लो, ठीक है। और फिर चढ़ो इसी के उल्टे क्रम में, तो आपका ऐसे हो जाएगा ये सॉल्व। यहां पर मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, एक ही इधर वाला, एक ही इधर वाला। एजी है, एजी के पास में हाईएस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है ये, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है इसकी हाईएस्ट है, तो इटसेल्फ तो ये क्या होगा, रिड्यूस। ई नॉट की वैल्यू हाई है ना इसकी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव है तो खुद रिड्यूस होगा। एंड ऑक्सीडाइज अदर, दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करेगा। अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर तो नहीं हुई ना, रिड्यूसिंग पावर हो गई कम। तो इसको आप बोल सकते हो ये है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी रिड्यूसिंग पावर कम है। अगर सबसे राइट वाले की बात करूं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो क्या है, सबसे लोएस्ट है। अगर लोएस्ट होती है यानी बहुत कम होती है वैल्यू, तो उसका मतलब क्या है कि इसको रिड्यूस नहीं होना, इसको तो क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। तो ये क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और दूसरों को करेगा क्या, रिड्यूस, रिड्यूस अदर्स, ठीक है। जितनी ज्यादा उसकी कम वैल्यू है खुद उतने जल्दी ऑक्सीडाइज होके दूसरे को वो फटाफट से रिड्यूस करेगा। टेबल में आपको देखोगे तो ये काफी नीचे आता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, इसकी अच्छी रिड्यूसिंग पावर हुई। फिर से उसी चीज पे आ जाते हैं, रिड्यूसिंग पावर और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो वैल्यू है इनका इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप कैसे भी सोच के देख सकते हैं, बहुत सारे इसमें आप ऐसे करेक्ट करके देख सकते हैं। सिंपली मैंने आपको ये सबसे स्टार्टिंग में तो बता ही दिया था, ठीक है। ये बस थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है, उसके लिए। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है, इसमें लिखा है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच
इन विच द रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन जो हो रही है इस गैल्वेनिक सेल के अंदर जिंक है और एजी है इसके अंदर। फर्दर शो, आपको और भी इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको ये भी इसके अंदर बताने हैं, तो ये हम देख लेते हैं। ठीक है, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ में जा रहा है और एजी जो प्लस में है एक्वस में वो जाएगा एजी में। इसको आप उस वाले सेल से कंपैरिजन करके देख सकते हैं जो आपका गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये आपका रिडक्शन हाफ सेल। यहां पर आपका है एनोड नेगेटिव, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर आपकी की लगी हुई है, यहाँ पर आपका एम मीटर है। इसके बाद में यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर आपका सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है, यहाँ पर ये सोल्यूशन है आपके पास में। ठीक है, ये वही वाला आपका डायग्राम है, वही रिएक्शन है। तो जिंक आपका जिंक 2+ में जा रहा है, क्या हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन। तो ये आपका एनोड नेगेटिव है, ये वाला जो टर्मिनल है ये वाली इलेक्ट्रोड हो जाएगी कैथोड इन पॉजिटिव। यहाँ पर होगा आपका रिडक्शन, यहाँ पर होगा आपका ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर आपका जिंक जा रहा है तो यानी कि यहाँ पर जिंक होगा, जिंक 2+ में जाने के लिए, और जो आपका एजी है प्लस में तो 2Ag हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी तो बैलेंस चाहिए पूरे। और ये जो प्लस का है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यहाँ पर लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके दे देगा क्या Ag। ये हुई रिएक्शन। इसने जो फर्स्ट पॉइंट बोला है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कौन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है, एनोड ये वाली, तो जिंक हो गया ना इसका। तो ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिवली चार्ज है इसके अंदर। जो इसकी रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, जिंक है आपका सॉलिड में 2Ag प्लस, ये आपका एक्वस सोल्यूशन है तो ये आपका दे देगा जिंक 2+ एक्वस में, प्लस आपका Ag 2Ag मिल जाएगा सॉलिड। सो जिंक टू जिंक 2+ ऑक्सीडेशन, Ag प्लस 2Ag इज रिडक्शन। इसके बाद में इसने कहा है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोड है आपका नेगेटिवली चार्ज जिंक। इसके बाद में देखिए द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका है पूरा सॉल्ट ब्रिज वगैरह, यहाँ पे 1 मोलर का सोल्यूशन, यहाँ पे भी सोल्यूशन, ये कॉटन प्लग है आपका, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया है। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो इस तरफ हो गया, एंड बाय कन्वेंशन हम क्या बोलते हैं कि करंट का फ्लो क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपका जिंक वाला है, ये आपका सिल्वर है। तो करंट की बात की इसने, तो करंट फ्लो कहां से होगा, करंट फ्लो करेगा आपका ये एक्सटर्नल सर्किट में Ag टू जिंक। तो ये आपका आंसर है, सिल्वर से जाएगा Ag से जिंक की तरफ करंट फ्लो। इसके बाद में इसने कहा है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, तो ये तो मैंने ऑलरेडी लिखी दी है, हर एक इलेक्ट्रोड पे आपकी इंडिविजुअल रिएक्शन क्या हो जाएगी। अब जो इंडिविजुअल रिएक्शन है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो आपकी है एट एनोड और दूसरी जो है एट कैथोड क्या है। तो एनोड पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, किसका, जिंक का। तो आपका जो जिंक सॉलिड फॉर्म में है वो आपका जाएगा किसमें, जिंक 2+ में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहां से इस तरीके से कम होना शुरू हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर कैथोड पे क्या होगा आपका रिडक्शन, तो आपके जो Ag+ आयंस हैं वो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये आपको दे देगा Ag इन सॉलिड फॉर्म। तो ये यहाँ पे इस तरीके से डिपोजिशन होने लग जाएगा, है ऐसी तो होता है ना हमारा। तो ये आपकी हाफ सेल वाली रिएक्शन हो गई बस इसकी। इसने कहा था कि इंडिविजुअल रिएक्शन बतानी है एट ईच इलेक्ट्रोड, बस हो गया आपका ये। इसके बाद में देखिए कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रिएक्शन आपको दे दी है। तो यहाँ पर मैं इसमें जो है वैल्यूज लिख देती हूँ, ये जो भी चीजें दी हुई हैं आपको रिएक्शन वगैरह। आपकी जो फर्स्ट वाली है इसमें है 2 क्रोमियम सॉलिड, ठीक है, +3 कैडमियम 2+, ये आपका एक्वस में है तो ये आपको दे देगा 2 क्रोमियम 3+, ये आपका एक्वस में है +3 कैडमियम, ये आपका सॉलिड में है। बस ये आपको दी हुई रिएक्शन, ठीक है। अब आपको बताना है, तो देखिए आप E0 यहाँ पे निकाल सकते हैं सेल का। बस आपको इनकी E0 वाली जो वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, उनको पुट कर देना है। जो हम E0 सेल है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, E0 ऑफ कैथोड माइनस में E0 ऑफ एनोड,
मतलब रिडक्शन जहां पर हो रहा है माइनस ऑक्सीडेशन जहां पर हो रहा है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट। आपका कैथोड क्या है, यहाँ पर रिएक्शन देखिए, क्रोमियम जा रहा है क्रोमियम 3+ में, हुआ क्या, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि ये जा रहा है 0 से +3 में, तो हुआ ऑक्सीडेशन। और कैडमियम जो है प्लस से जा रहा है 0 में, तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे ऑक्सीडाइज होने के लिए, इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे रिड्यूस होने के लिए। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड वाली जगह पर क्या है कि हमारी रिडक्शन वाली जो रिएक्शन होगी, रिडक्शन किसका है, कैडमियम का हो रहा है। तो आप जो लिखोगे यहाँ पर, ये मैं बहुत बार पहले भी हमने वीडियो जो करी है उसमें मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए थे, उसमें मैंने चीज बता दी थी ऑलरेडी ही कि यहाँ पर जो है रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, यहाँ पर आपको किसमें लिखना है, रिडक्शन वाली फॉर्म में लिखना है। तो ई नॉट जाएगा आपका कैडमियम 2+2 कैडमियम माइनस ई नॉट, एनोड क्या है यहाँ पे, क्रोमियम जा रहा है क्रोमियम 3+ में, तो हम क्रोमियम 3+ और क्रोमियम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज आपको लिख देनी है, तो इसकी -0.40 और फिर -0.74 दी हुई है, ये आपके वोल्ट्स में आ जाएगी। तो इसे आप जो है बस प्लस कर लीजिए, तो 0.34 दिखा रखा है वैल्यू आंसर के लिए। तो ये आपको फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद में इसने कहा हुआ है कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस। तो डेल्टा जी नॉट भी बताना है अब आपको। तो अगर आपने ई नॉट सेल को फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, तो आप डेल्टा जी को भी अब बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जी नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -NF ई नॉट सेल। तो डेल्टा जी नॉट आपका निकल जाएगा, -N की वैल्यू कितनी है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पर आप देखोगे तो इस रिएक्शन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। आप इसकी इंडिविजुअल रिएक्शन लिख के देखो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन चेंज 6 हो जाएगा। हाफ सेल वाली रिएक्शन में भी आप देखोगे तो ये आपका -N की वैल्यू 6 है, F है 96500 और ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट्स। ये आपका सिंपल क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। इसके मैं बता देती हूँ, ये आपका आएगा माइनस का 196,860, इतना आपका आएगा। रही बात यूनिट्स की, तो ये 96500 होता है कूलम पर मोल के लिए, ठीक है, इतना कूलम चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपका वोल्ट में है, तो आप इसको लिख सकते हो कूलम वोल्ट्स पर मोल। कूलम वोल्ट्स को हम जूल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जूल के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा जूल पर मोल। आप इसको किलो जूल में भी लिख सकते हो, तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, ये 3 जो डॉट है इन्हें इधर खिसका देंगे, तो -196.86 किलो जूल पर मोल। आपने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो था ये निकाल दिया, ई नॉट सेल पता चल गया, तो डेल्टा जी निकाल सकते हैं। अब इसने बोला था हमसे एक चीज और फाइंड आउट करने के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, इसका मतलब क्या है कि एट इक्विलिब्रियम वो बात कर रहा है। तो ये वाली इक्वेशन आपको पता है, ई सेल बराबर है ई नॉट सेल -0.059 डिवाइड बाई एन लॉग, और यहाँ पर आपकी ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। अब वो एट इक्विलिब्रियम बोल रहा है यहाँ पे, तो आपकी जो रिएक्शन है ये पूरी ना लिख के, ये आपकी उसमें आपकी ऐसे लिखी जाएगी सिर्फ, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम ये भी हमने किया हुआ इस तरीके से, जो ई सेल है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट साइड में था वो आपका 0 हो गया। अब आपका जो ई नॉट सेल है वो आपका इक्वल हो जाएगा 0.059 डिवाइड बाई एन और लॉग के सी के। एन की वैल्यू पहले लिख दूं, यहाँ पे 6 है, लॉग के सी के, क्योंकि हमें ये के सी फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बस यही है। यहाँ पे आप ई नॉट सेल की वैल्यू डालो, लॉग के सी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लॉग के सी बराबर है आपका 6, इधर चले जाएगा ई नॉट सेल के पास में। ई नॉट सेल कितना आया था आपका 0.34 और डिवाइड में चले जाएगा 0.059, तो यहां से वैल्यू आएगी लॉग के सी की। तो लॉग के सी की जो वैल्यू है ये है आपकी 34.576,
डिवाइड और मल्टीप्लाई है इसमें, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद में आपको यहाँ पर 34.576 है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ से केसी की वैल्यू चाहिए, लॉग केसी की नहीं। तो यहाँ से क्योंकि हमें केसी फाइंड आउट करना है और जो आपकी वैल्यूज है ये ऑपोजिट साइड में है, तो इनका फिर हम लेंगे क्या, एंटी लॉग ऑफ 34.576। टेबल में से देख के आप इसका एंटी लॉग लोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा 3.76 इंटू 10 की पावर 34। कैलकुलेशन वगैरह आप देखिए खुद से करके देख सकते हैं, ठीक है। करना कैसे है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ई नॉट निकल गया था, ई नॉट पता तो डेल्टा जी निकल गया, ई नॉट सेल यहाँ पे पुट कर दिया तो केसी वाले एक्सप्रेशन में से वो से निकाल दिया। अब देखिए इसमें एक और नेक्स्ट आपको इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपके पास में आयरन है और सिल्वर है यानी एजी है। इसमें भी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं और सेम ही चीज फाइंड आउट करनी है, Fe2+ और ये जाएगा आपका एजी। यही आपकी रिएक्शन इसमें दी हुई है, दोनों एक्वस एक्वस एक्वस, बस ये आपका सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये वाला सॉलिड है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको इनकी वैल्यूज यहाँ पर रख देनी है 0.80 और 0.77। तो अगर आप यहाँ से ई नॉट सेल को फाइंड आउट करोगे तो ये आपका हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब इस रिएक्शन के अंदर देखो आपका Fe2+ Fe3+ में जा रहा है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Ag जा रहा है Ag में, Ag+ जा रहा है Ag में, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। तो रिडक्शन वाली चीज आएगी यहाँ पर कैथोड पे, तो ई नॉट ऑफ Ag+2 Ag+Ag, तो ई नॉट ऑफ यहाँ पर आएगा Fe2+, 3+। इसको रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखना है, तो Fe3+ टू Fe2+, ठीक। वैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे हम रिडक्शन की टर्म्स में लिख रहे हैं। यहाँ पर है आपकी वैल्यू 0.80, बीच का माइनस, और ये इसकी है 0.77, तो 0.03 वोल्ट्स में आ गई। तो ये आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू आई। जैसे ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल दी तो डेल्टा जी निकाल दो सेम रिएक्शन के लिए, माइनस NF ई नॉट सेल। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, इंटू 96500, एन की वैल्यू 1 है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है। ई नॉट सेल कितना है आपका 0.03 वोल्ट, ये है आपका कूलम पर मोल में। माइनस को भी मल्टीप्लाई करना है इनके साथ में, ठीक है, माइनस को भी लेके चलेंगे। तो इसको ये 96500 मल्टीप्लाई बाय 0.03, तो आपके पास में आएगा 2895 मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो इतना शो हो रहा था मल्टीप्लाई करने के बाद में, कूलम वोल्ट पर मोल। कूलम मल्टीप्लाइड विद वोल्ट कैन बी रिटन एज 1 जूल, 1 जूल के इक्वल है, तो इसको आप जूल पर मोल में लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। अब ये किलो जूल में भी लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा आपका -2.89 किलो जूल पर मोल। सही है। आप जो है ये जो पॉइंट है आपका, इसको आप 3 डिजिट यहाँ खिसका के किलो जूल में लिख सकते हैं। तो ये आपका डेल्टा जी हो गया। इसके बाद में यही आपका आंसर होगा, और इसके बाद में आपको वो फाइंड आउट करना है केसी। तो केसी के लिए भी वही होगा, केसी आप कब निकालोगे, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे आपका ई सेल इज 0, सो यहाँ पर जो ई नॉट सेल है ये आपका इक्वल हो जाएगा 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग के सी। सब कुछ सेम है, एन की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू ये हो गई 0.03। तो लॉग के सी इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल इज 0.03 मल्टीप्लाइड विद एन की वैल्यू 1 और 0.059। 0.03 को 0.059 से अगर आप डिवाइड करेंगे 0.508 आएगा। तो log Kc इज इक्वल्स टू 0.508। 0.508 का एंटी लॉग लोगे फिर तो आपके पास में Kc आएगा आंसर में 3.22। ठीक है, ये आप मैच कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको करने के बाद में आएगा। अगला देखिए, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको लिखनी है नर्स इक्वेशन और ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। ईएमएफ आपको बतानी है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है, मैं उसको पहले यहाँ पर लिख देती हूँ।
इसमें आपको दिया हुआ है सबसे पहले मैग्नीशियम सॉलिड 2, मैग्नीशियम 2+, और मैग्नीशियम 2+ जो ये आयंस हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉपर 2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो जा रहा है कॉपर में। ठीक है, तो अगर हम इसमें दो रिएक्शन की बात करते हैं, एक तो वो जो एनोड पे हो रही है और एक वो जो कैथोड के ऊपर हो रही है। तो एनोड में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम 2+ में जा रहा है, क्योंकि यहां पर होगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम 2+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। ऐसे ही कॉपर 2+ जो दिया हुआ है आपको ये क्वेश्चन में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके दे देगा कॉपर। ये आपका भाई सॉलिड, ऐसे सॉलिड आप लिख सकते हैं, ये एक्वस में है, ये आपका एक्वस में है। तो ये आपकी जो है हाफ सेल वाली रिएक्शन हो गई एनोड एंड कैथोड की। अगर हम ओवरऑल लिखेंगे इसको तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम है और लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर 2+ है, राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम 2+ है और Cu कॉपर है। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हुई मैग्नीशियम 2+ में और कॉपर 2+ से कॉपर में। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, आपको नर्स इक्वेशन लिखनी है और ईएमएफ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, आप लिखिए ई सेल, नर्स इक्वेशन लिख के तो आप ई सेल यहां से निकाल सकते हैं। ये आपका ई नॉट सेल -0.059 डिवाइड बाई एन की वैल्यू। अब यहाँ पर आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है ना, तो एन की वैल्यू 2 हो गई। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयंस डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है, कॉपर 2+ आयंस, ये हो गई आपकी। अब यहां से पहले हमें ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू रखी। ई सेल फाइंड आउट करेंगे यहां से, तो पहले आप फाइंड आउट करो ई नॉट सेल। ई नॉट सेल निकलेगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड करके। कैथोड पे क्या है, मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है, सो रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है कॉपर का, तो कॉपर की वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है, और जिसमें आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी एनोड पे, फिर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो इसकी 0.34 है, इसकी -2.37 है, तो माइनस 2.37, तो इसको आप कर दीजिए, तो ये आपका ई नॉट सेल निकल के आ जाएगा। जो वैल्यू निकलेगी उसको हम यहां रख देंगे, और ये वाली कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी ऑलरेडी, बुक में ही है, क्वेश्चन के अंदर है। ये आपका आएगा 2.71 वोल्ट्स प्लस का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू 2.71 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग मैग्नीशियम 2+ आयंस जो है इनकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001, तो इसकी है 0.001 और इसकी है 0.0001। अब देखिए इससे अगले स्टेप के अंदर आप यहां पर 0.001 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻⁻3, ये है मेरा 0.001। तो अगर आप पॉइंट को 1 2 3 दर किसका होगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, और ये 1 2 3 4 पॉइंट किसका होगे तो कितना आएगा 1 × 10⁻⁻4। तो इसको मैं सिंपली लिख सकती हूँ 10⁻⁻4। ठीक है, ये आप काट भी सकते हो और ये आपका ऊपर चले जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻1, तो log 10⁻1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसे कैसे भी सॉल्व करेंगे तो log 10 की पावर जो भी आएगी वो हो जाएगी n log 10, तो जो भी इसकी पावर में आएगा यानी कि 1 आगे आ जाएगा यहाँ पे और बाकी बचेगा log 10 होता है 1। तो ये जो आपकी आगे वाली इतनी टर्म है इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में आएगा सिर्फ 1 और कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये log a/b है तो log a माइनस log b, तब भी वो सेम ही चीज रहेगी। तो आपका ई सेल बराबर हो जाएगा 2.71 माइनस 0.0, इसको अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो ये हो जाता है 0.0295 और यहां से 1 मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो सेम ही रहेगा। तो इसको बस आपको माइनस कर लेना है, यही आपकी ई सेल की वैल्यू हो जाएगी जो क्वेश्चन में पूछी हुई थी। तो यहां पर है आपका 2.6805 वोल्ट्स में। बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो ये आप चेक कर सकते हैं खुद से करके भी। अब इसमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है ये आपका है आयरन का, तो यहाँ पे आपका
Fe जा रहा है Fe2+ में एनोड पे, तो यहाँ पे ही इसको चेंज कर लेते हैं। बाकी E0 और ये सब तो आपका डिफरेंट ही है। सो क्वेश्चन में है आपका Fe2 तो यानी एनोड वाली जो रिएक्शन है उसमें हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, तो Fe2+ से Fe से Fe2+ जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन सेम। इसके बाद में है आपका हाइड्रोजन के लिए दी हुई है, तो यहाँ पे कैथोड पे आप लिखोगे हाइड्रोजन के लिए, सो 2H+ और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लेके दे देंगे H2 और बस ये आपका हो गया। तो यहाँ पे N की वैल्यू लिख देते हैं, पहले ही N की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पर आप लिख दीजिए E सेल, यही लिखनी है सेम टू सेम। ये आपका हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई N की वैल्यू 2 लॉग। यहाँ पे आपका आएगा, और अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, ओवरऑल मैंने यहाँ पर नहीं लिखी अभी, ओवरऑल लिखोगे तो बस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हटा देने हैं, बाकी सब आपका एज इट इज आएगा। तो Fe आएगा, 2H+ आएंगे यहाँ पे, और ये आपको दे देगा Fe2+ और ये चले जाएगा H2 में। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब आप नेक्स्ट इक्वेशन में लिखोगे तो आपका आएगा क्या, ऊपर Fe2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे आपको स्टोइचियोमेट्री का भी ध्यान रखना है। तो क्योंकि आगे 2 लगा है तो वो किस में जाता है, पावर में जाता है। तो ये आपका बन गया। अब यहाँ पर आप वो वैल्यू रख दो जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म, और E0 सेल भी नहीं पता, तो यहाँ से पहले हम E0 सेल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो E0 सेल निकल जाएगा आपका E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड करके। अब आपका कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है 0 वैल्यू होती है ना, और आपका एनोड पे है आपका आयरन, यहाँ पे दिया हुआ, तो आपका आयरन की होती है 0.44 माइनस की, माइनस 0.44, तो आपका कितना आएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी E0 सेल आ गया 0.44 वोल्ट्स। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 को सॉल्व करोगे तो 0.0295 आ जाएगा। लॉग Fe2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है मुझे, यहाँ पर है 0.001 और इसकी सिर्फ 1, तो 0.001 डिवाइड बाई इसकी दी है 1, तो हम करेंगे 1 का स्क्वायर। अब आपको बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आगे वाली टर्म को आप एज इट इज लिख सकते हो 0.0295 लॉग 0.001 को मैं लिख सकती हूँ 10⁻⁻3। ये जो पॉइंट है इसको आप 3 डिजिट उधर खिसकाओगे, 3 पॉइंट उधर खिसकाओगे तो 10⁻³ में आएगा, तो 10⁻³ हो गया। और बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और log 1 कितना होता है 0। ठीक है, तो log इधर आएगा आपका पूरा 0, तो सिर्फ इतनी चीज बचेगी आप जब साइज सॉल्व करोगे तो। अब ये log a की पावर b है, ये आपका हो जाएगा b log a, यानी कि -3 log 10, ऐसे ये -3 आगे आ जाएगा log 10 के। log 10 होता है 1, तो log 10 को हटा दो तो कितना बचा, सिर्फ -3। ठीक है, तो मैं इसको हटा देती हूँ यहीं पे, और इस वाली चीज के साथ में मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा -3, मल्टीप्लीकेशन में आएगा -3। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का साइन कर दो बीच में, तो 0.44 प्लस, और इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। तो मैंने मल्टीप्लाई जो किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आया था 0.0885, 0.0885, और इनको फिर हमें बस जोड़ लेना है, तो आपका ई सेल निकल के आ जाएगा 5285 वोल्ट्स है, पॉइंट का 0.5285 वोल्ट्स। सो ये आपकी इसके अंदर वैल्यू है। अगला जो है ये आपको दे रखा है टिन 2+ में जा रहा है, और इसके साथ में भी हाइड्रोजन दी हुई है। अब देखिए कैसे करेंगे इसे, यहाँ पर है टिन और ये जा रहा है टिन 2+ में, SN2+, और हाइड्रोजन वाली ये सेम ही रहेगी, सेम दी हुई है क्वेश्चन के अंदर आपको। और ये आपकी जो ओवरऑल है इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस इसकी जगह पर आ जाएगा टिन H+, और यहां से आपके पास में आएगा 2+ में और H2, ये आपकी ओवरऑल हुई। अगर आप यहाँ से ई सेल लिखते हो जो आपको फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा E0 सेल, अभी हमें नहीं पता, इधर फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस का 0.059 डिवाइड बाई
एन की वैल्यू अब भी 2 ही है, लॉग SN2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई आपका H+ आइंस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो आपका ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल हम फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। ये क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस आपका ई नॉट ऑफ एनोड। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड पे अभी आपका क्या है, हाइड्रोजन ही है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन है तो उसका हो गया 0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। और आपका एनोड है तो टिन की मैं बता देती हूँ वैल्यू है -0.14, -0.14 है। तो कितनी आ गई, 0.14 वोल्ट्स ई सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की। तो ई नॉट सेल की यहां लिख देती हूं मैं, और यहां पर माइनस, इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका हो जाएगा 0.0295। यहां पर आप कॉन्सेंट्रेशन रख के इसको सॉल्व कर लीजिए। तो SN2+ आयंस जो है इनकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.50 मोलैरिटी में, तो 0.050 है, 0.050 है। और H+ आयंस की दी है 0.020 का स्क्वायर। अब इस वाले पोर्शन को आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं रहता है, प्लस माइनस है सब, यही डिवाइड वगैरह। ये इसको एज इट इज लिख देते हैं 0.14 माइनस 0.0295। ये आपका है log A/B। तो यहां पे आप इसको लिख दीजिए log 0.050 माइनस log B 0.020। यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं इसकी वैल्यू। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पॉइंट को खिसका के भी आप इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू तो आपको फिर भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आपको उसके लिए लॉग लेना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपकी है log A/B है, तो उसको हम B log A लिख देंगे, और फिर log जो आगे की वैल्यू बचेगी इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो ये पूरी टर्म जो है ये लॉग टेबल से सॉल्व हो जाएगी आपकी। अभी है आपके पास में 0.14, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको 0.0295 में भी मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस के आगे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसको मैंने किया तो 0.06 आएगा पूरा सॉल्व करके, और फिर इसको जो है आपको माइनस कर लेना है, तो 0.08 आ रहा है आंसर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। इसका तो 0.08 मैंने बता दिया आंसर, ये करना है आपको। इसके बाद में फोर्थ पार्ट है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे है आपका प्लैटिनम ब्रोमीन Br2 Br नेगेटिव में, तो यहाँ पर आपका है H+2 H2। तो यहाँ पर आपका जो है Br2 0 में हो गया, और Br नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो माइनस में है। तो फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो किसके लिए है, ऑक्सीडेशन वाली चीज के लिए है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा होगा, जो आपका Br नेगेटिव है दैट विल गो टू Br2 टू Br नेगेटिव बैलेंस के लिए। अब यहाँ पर आपका Br नेगेटिव जो है वो Br2 में, ये -1 है, ये गया इससे 0 में, यहाँ पर ये प्लस में है, ये इसमें गया 0 में। ठीक है, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, H+ की भी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 1 बार, इसमें भी प्लेटिनम ये है। अब यहाँ पर भी आप इसका ओवरऑल जो है लिख सकते हैं रिएक्शन, वही सब चीजें आ जाएंगी इलेक्ट्रॉन्स को हटा के, 2H+ भी आएगा, यहाँ पर आपका Br2 आएगा, H2 आएगा। ठीक, अगर आप यहाँ से ई सेल निकालते हो उसका, फिर से वही सेम है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 ही है, लॉग यहाँ पर आपका हो जाएगा प्योर गैसेस सॉलिड लिक्विड तो सबका 1 ही होता है, डिवाइड बाई जैसे हम करते हैं C2/C1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई आपके आयंस ये रहे, एक है ब्रोमाइड आयन यानी Br नेगेटिव, इसका करेंगे हम स्क्वायर, आगे 2 है, सेम आपका H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का भी स्क्वायर, ये चीज आएगी आपकी। यहाँ पर आपका ई नॉट सेल नहीं पता, तो आपका हो जाएगा ई नॉट सेल जो है, ई नॉट कैथोड, कैथोड पे आपका क्या है, हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन का आपका 0 माइनस आपका है ब्रोमाइड वाला, तो उसकी आपकी होती है कितनी, -1.08 है, तो इसके लिए होती है 1.08।
सॉल्व करोगे तो -1.08 वोल्ट हो गई। इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे -1.08 माइनस, इसको मैं चाहूं तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं 295 ऐसे। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा log 1 डिवाइड बाई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको कितनी दी है, ये आपको दी है 0.010 का स्क्वायर, और इसकी दी है 0.030 का स्क्वायर। यहाँ पर 0.010 जो ये लिखा हुआ है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 2, अगर मैं 2 पॉइंट राइट साइड में खिसकाती हूँ तो हो जाएगा 1.0 इस तरीके से, तो 1 बन गया वो सिंपली। तो 2 पॉइंट अगर मैं राइट साइड में खिसकाती हूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, और यहाँ पर अगर मैं 2 पॉइंट राइट साइड में खिसका देती हूँ तो ये आपका बन जाएगा 3 × 10 की पावर -2, है ना। यहाँ पे 1 था तो 1 हमने नहीं लिखा, यहाँ पर 3 है तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपकी आगे वाली टर्म तो एज इट इज हो गई -0.02, और ये वाली जो है ये आपकी अब हो जाएगी, देखो 10 की पावर -2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 का स्क्वायर है तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा log 1 डिवाइड बाई 10 की पावर -4। राइट हैंड साइड में जो आपका 3 × 10 की पावर -2 है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आपका, तो 9 × 10 की पावर -2 का कितना हो जाएगा -4। 1 डिवाइड बाई 9 करोगे तो आपका आ जाएगा 0.111, और 10 की पावर -4 × 10 की पावर -4 कितना हो गया 10 की पावर -8, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो गया 10 की पावर +8 आ गया सिंपली। तो 0.1111 लिखा है मैंने, एक पॉइंट में राइट में खिसका देती हूँ तो आपका ये कैसा बन गया 1.111। 1 पॉइंट इधर खिसकाओगे तो ये आपकी वैल्यू एक डिजिट से कम हो जाएगी, तो 10 की पावर 8 से बन जाएगा 10 की पावर 7। यहाँ पर आगे वाली जो टर्म है ये आपकी सेम रहेगी 1.08 -0.0295, और इसके साथ में log की ये वाली वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस वाली जो टर्म है इसको सॉल्व करने के बाद में आ रहा है 0.0457, ये जो log 1.11 है इसको सॉल्व करने के बाद में इतना आ रहा है, और इसके आगे है log 10 की पावर 7, तो ये log a इंटू log b है ना, तो log a इंटू b को मैं लिख सकती हूँ log a प्लस log b, तो log a हो गया ये, और log b हो गया क्या 10 की पावर 7, तो प्लस का आएगा log 10 की पावर 7। अब log 10 की पावर 7 है तो हो जाएगा 7 log 10, log 10 1 कितना बचा सिर्फ 7, तो यहाँ पर आएगा आपका प्लस का 7, और आगे वाली जो टर्म्स हैं ये आपकी एज इट इज रहेंगी -1.08 -0.0295, और ये वाली जो टर्म है ये प्लस वाली, इसे आप इसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर लिख देते हैं इसको, माइनस आपका है -1.08 -0.0295, और यहां पर आपका है मल्टीप्लीकेशन विद 7.0457, ये वाली चीज। तो मल्टीप्लाई इससे और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद में आया था 0.208, ये आया था मल्टीप्लाई करने के बाद में, फिर इसको प्लस करना है तो आया था 1.288, यहां पर लिख देते हैं, और आएगा तो नेगेटिव में ही वोल्ट्स। अब आप यहाँ पे देखो जो आपका ये ई सेल है ये तो नेगेटिव में आ रहा है, अगर आपकी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो उसके लिए ई सेल आपका पॉजिटिव होना जरूरी है। यहाँ पर अभी पॉजिटिव आ रहा था लेकिन यहाँ पर क्या है नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन आपकी इस डायरेक्शन में नहीं हो रही है, इसीलिए वो नेगेटिव का दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है ये होनी चाहिए एनोड पे, और ये जो आपकी ब्रोमीन वाली है ये आपकी इधर आएगी कैथोड पे, तो आपका ई सेल क्या आ जाएगा प्लस का 1.288, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये इसमें आपका ई नॉट सेल की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस।
एक रिएक्शन है, जिंक है आपका, सिल्वर में दे रखा है, ये रिएक्शन आपकी होती है आपको, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा जी नॉट और आपको ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन के लिए। जिंक सॉलिड में है, Ag2O सॉलिड में है, आपका H2O लिक्विड, यहां पर आपको जिंक सॉलिड से चले जाएगा जिंक 2+ में, और यहां पर Ag चले जाए, Ag में चले जाएगा ये 2Ag सॉलिड, और 2OH माइनस एक्वस में दिया हुआ है। बस यही है आपका, दी हुई है ये रिएक्शन आपको। अब देखिए आप पहले यहां से ई नॉट सेल निकालेंगे, ठीक है। हमें जब वो पता लग जाता है तो हम डेल्टा जी नॉट को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनस NF ई नॉट सेल करके। तो ई नॉट सेल आपका कैसे निकलेगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब देखिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है पहले, तभी तो कैथोड एनोड पता चलेगा इसमें हमें। तो जिंक जा रहा है जिंक 2+ में, ठीक है, यहां से Ag+ से जा रहा है 0 में, तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, Ag का हो रहा है रिडक्शन। तो ई नॉट ऑफ कैथोड में क्या लिखेंगे हम, रिडक्शन वाली, तो Ag लिखेंगे, तो ई नॉट हो जाएगा Ag+2 Ag माइनस ई नॉट ऑफ जिंक 2+2 जिंक, रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं दोनों। इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए बस आपको, इसकी वैल्यू जो है 0.344 और माइनस 0.76, तो 0.344 माइनस 0.76, इसकी नेगेटिव में होती है, बीच वाला साइन माइनस का ये है। अभी इन्हें हमें करना पड़ेगा क्या, प्लस 0.76 और 0.344, 1.104 आएगा प्लस करके। तो ये चल गई ई नॉट सेल की वैल्यू, जब जैसे ये पता चल जाएगी तो माइनस NF ई नॉट सेल करके, एन की वैल्यू यहाँ पे आप देखोगे तो 2 है, एन की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो -2 इंटू 96500 मल्टीप्लाई विथ 1.104, ये वोल्ट्स हैं आपके, ये आपका कूलम पर मोल में, तो डेल्टा जी नॉट -2 96500 और ये जो ई नॉट सेल है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है बस। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में आ रहा है 213072, बाकी आप खुद से देख सकते हो कितना आ रहा है, 213 समथिंग ऐसे करके आएगा, तो वो आप चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह है, ये सब चीजें हैं। जो आपका आएगा वो आपका जूल में हो जाएगा, और फिर आप उसको किलो जूल में भी लिख सकते हो आंसर को। इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपको दे रखा है डिफाइन कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये आपका वही थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाता है। 3.8 है, इसमें आपका न्यूमेरिकल है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl। KCl का सोल्यूशन है, कितने मोलर का है वो बता दिया है आपको, ठीक है, 0.20 मोलर है। मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख देती हूँ, कंडक्टिविटी यानी कापा आपको दे रखा है, इसके लिए है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर, 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी, तो देखिए भाई मोलर कंडक्टिविटी ऐसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी होता है सिंपली K/C बस। अब यहाँ पे अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर 1000 लीटर पर सेंटीमीटर क्यूब से, तो ये आपका हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स कापा इज 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर डिवाइड में कॉन्सेंट्रेशन कितने में आपकी 0.20 मोलर, मोलैरिटी है ना, तो मोल पर लीटर लिख देते हैं यहाँ पे, और हमें इसे जो है ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 लीटर पर सेंटीमीटर क्यूब के साथ में। देखिए लीटर से लीटर कटेगा, यहाँ पर सेंटीमीटर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो कितने बचे, सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। तो जो मोलर कंडक्टिविटी जो भी ये वैल्यू को सॉल्व करके जो आएगा उसके आगे यूनिट चली जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, वैसे भी यही होती है इसकी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इनको लाया है यूनिट्स को। तो यहाँ पे है 124, 124, 125 होगा इसका आंसर, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड बस, और कुछ नहीं है इसमें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, रेजिस्टेंस आपको बता रखी है 1500 ओम है। तो देखिए रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 1500 ओम्स है ना।
इसके बाद में आपको दिया हुआ है 0.001 मोलर केसीएल का सोल्यूशन है, 298 केल्विन पे है। इसके बाद में से सेल कांस्टेंट पूछा है। सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार बताओ भाई क्या है। इसके बाद में कहा है केसीएल का वही सोल्यूशन है 298, बार बार उन चीजों को ऐसे लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। कंडक्टिविटी दे रखी है आपको, इसके अलावा बस कंडक्टिविटी, तो ये तो डायरेक्ट आपका निकल सकता है बड़े आराम से। 0.146 सब कुछ आपको दे दिया है, इंटू 10 की पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर यूनिट्स लिख दो उसकी। तो सिंपल सा रिलेशन होता है, जी स्टार बराबर होता है आर के, जी स्टार बराबर होता है आर के। तो आर इंटू के, आर भी दिया है के भी दिया है, तो सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, और कुछ भी नहीं करना। तो आपका आर की वैल्यू क्या है 1500 ओम्स, के यानी काप्पा जो है ये कंडक्टिविटी ये आपको दे रखी है 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर। तो आपका जी स्टार की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स में। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आएगा 0.219, मैंने जो कैलकुलेट किया इसमें इतना ही आ रहा है, तो ये आपका आंसर है फिर इसका। और इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो 10th क्वेश्चन है, इसमें आपका ग्राफ है, ग्राफ बनाने को नहीं होता है। तो इसके बाद में 11th आपको दिया हुआ है जो न्यूमेरिकल है, इसमें कंडक्टिविटी आपको दे रखी है एसिटिक एसिड के लिए, इसकी मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है जबकि, और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आपको बताना है। तो यहां पर देखिए कंडक्टिविटी दी हुई है और मोलर कंडक्टिविटी पूछी है ना, तो आपका मोलर कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा K/C, ठीक है। तो काप्पा जो कंडक्टिविटी है वो कितनी है 7.896 10 की पावर -5, ये दी हुई है। कॉन्सेंट्रेशन कितनी बताई है 0.00241 मोलर सोल्यूशन है, 0.00241 मोल पर लीटर सोल्यूशन ये है। अच्छा सेंटीमीटर में दिया है क्योंकि आपको ये, तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 लीटर पर सेंटीमीटर क्यूब से। इसको सॉल्व करने के बाद में मैं आपको बता देती हूँ कितनी वैल्यू आएगी। ये आ रही है 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो 32.76 आएगी। तो ये आपसे पूछा था इसने क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट हिज मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आपको लैम्डा m0 दे रखा है 390.5। तो आप यहां से पहले तो अल्फा निकाल सकते हो, ठीक है। अल्फा आपका निकल जाएगा लैम्डा m c एट एनी कॉन्सेंट्रेशन c जो निकला है, और डिवाइड बाई नॉट वाली जो है। तो कॉन्सेंट्रेशन वाला ये है और नॉट वाला वो है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका इसकी वैल्यू आएगी 32.76 और जो आपको दिया हुआ है ये है 390.5। तो डिवाइड कर दो 390.5 से, क्योंकि देखिए आपसे कहा है ना कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ। तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालोगे जब आपको अल्फा ही नहीं पता, तो पहले आप अल्फा फाइंड आउट करोगे फिर वहां पे पुट करके डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करके। इसको डिवाइड करने के बाद में मेरा आया 8.39 इंटू 10 की पावर -2। तो 8.39 इंटू 10 की पावर -2 आई वैल्यू। तो यहां से मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकती हूँ। तो ये आपका हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C ये रहा कॉन्सेंट्रेशन जो दी हुई थी क्वेश्चन में, और अल्फा की वैल्यू ये निकली हुई है। तो C करोगे इंटू अल्फा, C मल्टीप्लाई विद अल्फा है 8.39 इंटू 10 की पावर -2। C अल्फा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लो, डिवाइड बाई 1 माइनस कर दो अल्फा की वैल्यू, तो 8.39 इंटू 10 की पावर -2 हो गई। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में आपका आएगा 1.86 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाता है। ये पूछा था, ये फाइंड आउट कर दिया। यहां से हमने अल्फा निकाला क्योंकि हमें यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए अल्फा चाहिएगा। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन और है, इसमें पूछा हुआ है कि आपको कितना चार्ज जो है रिक्वायर्ड होगा इन रिडक्शंस को करने के लिए। तो एक आपका है फर्स्ट पार्ट एल्यूमिनियम, फर्स्ट पार्ट जो है एल्यूमिनियम 3+ से रिडक्शन करना है आपको, किसमें
एल्यूमिनियम में 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम आपको रिड्यूस करना है तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो एल्यूमिनियम +3 से 0 में गया है तो इसने 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, मतलब तो आपको मिला 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म में। तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है 3 फेरेडे, है ना। अगर 5 मोल इलेक्ट्रॉन होते तो 5 फेरेडे, जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं उतने फेरेडे आपका रिक्वायर्ड होगा, तब ये इतने से इतने में जाएगा। तो आपका 3 फेरेडे चार्ज हो गया यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कॉपर 2+ से कॉपर में जाना है, तो 1 मोल कॉपर 2+ ने 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे तो दिया होगा 1 मोल ऑफ कॉपर, ठीक है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि 2 फेरेडे चार्ज रिक्वायर्ड है, ठीक है। और तीसरा दिया हुआ है आपको MnO4 नेगेटिव जा रहा है Mn2+ में, तो MnO4 में आप देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मैंगनीज का, तो यहाँ पर है क्या +7, तो यहाँ पर +7 है, +7 से कितने में गया है Mn2+ में, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना Mn2+, तो 7 और 2 के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो यानी इसने 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे तो दिया होगा Mn2+। तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि 5 फेरेडे आपका चार्ज रिक्वायर्ड है इस रिडक्शन को करवाने के लिए। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सॉल्व करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियोस को भी देख सकते हैं। और ये वीडियो मेरे को उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको एक्सप्लेनेशन से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसे ही और अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।